हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने हिंदी का जो पेडागोजी सेक्शन है उसको स्टार्ट कर रखा है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 6 है, जिसके अंदर हम व्याकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज हम किन चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम व्याकरण की डेफिनेशन देखेंगे कि व्याकरण होती क्या है। देन उसके बाद हम देखने वाले हैं व्याकरण शिक्षण की विधियां, यानी कि जब व्याकरण को सिखाया जाता है तो किन किन विधियों से आप व्याकरण को सीख सकते हैं। आप इसके बारे में देख सकते हैं, जैसे आपकी आगमन विधि हो गई, निगमन विधि हो गई, समवाय विधि, अव्याकृत विधि। ये सारी विधियां नई हैं, तो आप इनको अच्छे से देखना। देन उसके बाद हम एक एक विधि को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, किस विधि में क्या बोला गया है, हम उन सब चीज़ों को देखेंगे। आगमन और निगमन विधि जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम इसके डिफरेंस को देखने वाले हैं, ठीक है ना। और उसके अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं और हम एक एक चीज़ को अच्छे से देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को फिर हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस टाइम पर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब चैनल के जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन की। अगर एक्चुअल में जो व्याकरण है ना, ये होती क्या है, तो हम व्याकरण के बारे में एक एक चीज़ को डिटेल से देखेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा व्याकरण शब्द है ना, ये पता है आपको कैसे बना है? ये बना है आपका वी प्लस आकरण, और जब ये दोनों जुड़ते हैं तो वी प्लस आ बन के व्या बन जाता है, और इसको लिखा जाता है व्याकरण। अब इसके अंदर संधि पूछी जाती है कि संधि कौन सी है। इसके अंदर जो संधि होती है ना, वो होती है आपकी यण संधि। यण संधि जो कि किसके अकॉर्डिंग आती है, वो स्वर संधि के अंदर आती है। तो अगर प्रॉपर आपसे संधि पूछी जाती है तो आपकी यण संधि होगी, और वैसे अगर देखते हैं तो स्वर संधि के अंतर्गत आती है, ठीक है। आगे देखिए, जो व्याकरण है ना, व्याकरण पढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? भाषा का ज्ञान, यानी कि भाषा का ज्ञान प्राप्त करना व्याकरण का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, व्याकरण क्या होती है? व्याकरण है आपके नियमों का परिचय, यानी कौन कौन से नियम हैं जो भाषा ज्ञान के समय हमारे काम आएंगे, यानी कि जो हमारे भाषा ज्ञान को विकसित करेंगे या भाषा को सही तरीके से सीखने के लिए, भाषा पर पकड़ बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होते हैं नियमों का परिचय। ये नियम उच्चारण, वर्तनी, वाक्य निर्माण आदि से जुड़े होते हैं। भाई नॉर्मल सी बात है, एक जो भाषा है वो कंप्लीट कब मानी जाती है कि हमने सीख ली, सिर्फ और सिर्फ बोलने से थोड़ी ना होता है। भाई भाषा सीखने का मतलब है जब आप उसको बोल पाएं, अच्छे से सुन पाएं, सुनकर उनका अर्थ निकाल पाएं, अच्छे से लिख पाएं, और अपने विचार दूसरों से अच्छे से शेयर कर पाएं। यानी कि भाषा के अंदर सिर्फ और सिर्फ सुनना नहीं आता है, भाषा के अंदर सिर्फ और सिर्फ बोलना नहीं आता है, भाषा के अंदर सुनना, बोलना, लिखना सभी चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। आगे देखिए, व्याकरण हमें क्या सिखाती है? ये बच्चों को सिखाती है कि हमें किस तरह से शुद्ध, यानी कि बिना किसी गलती के लिखना है, ठीक है। तो हमें व्याकरण इस बारे में बताती है। आगे देखिए, व्याकरण से बच्चों की भाषा में क्या आएगी? भाई शुद्धता आएगी और निपुणता आएगी। तो आप इस चीज को याद रखना, जो व्याकरण है ना, उसका जो रिलेशन है वो शुद्धता से है, यानी कि क्लियरिटी के साथ है, और निपुणता के साथ है, ठीक है। शुद्धता व निपुणता के साथ। आगे देखिए, बच्चे नियमों का पालन करते हुए अच्छे से क्या कर सकें, वाक्य का निर्माण करने लगेंगे। अगर उनकी भाषा पर पकड़ हो जाएगी, व्याकरण पर पकड़ हो जाएगी, तो वो गलतियां कम से कम करेंगे, एकदम शुद्ध लिखेंगे, और जब वाक्य का निर्माण करेंगे ना, तब भी उनको पता होगा कहाँ पे कौन सी चीज लगानी है हमें, ठीक है। तो ये होता है व्याकरण सीखने का फायदा। आगे देखिए, व्याकरण क्या है? व्याकरण एक भाषा की प्रणाली है, और क्या है, संरचना है, स्ट्रक्चर है। यानी कि व्याकरण हमें क्या बताता है? देखिए, व्याकरण के नियम हमें यह तय करने में मदद करते हैं कि हम शब्दों को किस क्रम में रखते हैं और किस शब्द का उपयोग कहां पर करते हैं। यानी कि एग्जैक्ट हमें क्या बताता है, क्रम बताती है व्याकरण। चलिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा, मैं स्कूल जाता हूं, मैंने ये लिखा, और एक मैंने लिखा, मैं जाता स्कूल।
मैं जाता स्कूल हूं। अब आप बताइए मेरे को, अब इसमें से कौन सा सही है भाई, ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है? आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप बता दोगे कि ये जो सेंटेंस है ना ये हमारा सही है। ठीक है, इसमें देखिए मैं था, मैं क्या है हमारा, करता है, सब्जेक्ट है, स्कूल क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, और जाता क्या है यानी कि जाना, जाना हमारी क्या है, क्रिया है, वर्ब है। ठीक है ना, तो ये चीज हमें किसने बताई? अब भाई पहले हम कर्ता लगाएंगे हिंदी के बाद, उसके बाद हम स्कूल को लिखेंगे यानी ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, फिर हम क्रिया को लगा रहे हैं। तो ये चीज हमें किसने बताई? ये चीज हमें व्याकरण ने बताई। अब व्याकरण में हमें क्या बताता है, किस शब्द को कहां पे रखना है और किस क्रम के अंदर रखना है। ठीक है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए, भाषिक रूपों की सार्थक व क्रम युक्त व्यवस्था ही क्या कहलाती है, व्याकरण कहलाती है। अब भाषिक रूप क्या होते हैं भाई, आपका सुनना, लिखना, बोलना, ये सब क्या है, हमारे भाषिक रूप हैं। तो इनका सार्थक व क्रम युक्त व्यवस्था, यानी कि सार्थक का मतलब क्या है, जिसका कोई अर्थ निकले, यानी कि आप किस तरीके से बोलो कि उसका अर्थ निकले, आप किस तरीके से लिखो कि उसका अर्थ निकले और वो एक क्रम में हो, ये व्यवस्था क्या है, एक व्याकरण है। ठीक है, आगे देखिए, व्याकरण भाषा का क्या है, एक व्यवहारिक विश्लेषण है। विश्लेषण क्या होता है, किसी चीज के बारे में जो कंप्लीट डिटेल देता है उसका विश्लेषण करके देता है कि ये चीज क्यों, कैसे और कहां पर यूज हो रही है और किस तरह से यूज हो रही है। ठीक है, तो व्याकरण क्या है, भाषा का एक व्यवहारिक विश्लेषण है, यानी कि व्याकरण हमें भाषा के बारे में कंप्लीट डिटेल बता देता है। ठीक है ना, आगे देखिए, व्याकरण का मुख्य उद्देश्य भाषा का समुचित ज्ञान करवाना है। ये चीज मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूं। अब भाषा का, व्याकरण का उद्देश्य क्या है, भाषा का ज्ञान, वही चीज यहां पे है। अब जो व्याकरण का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, भाषा का समुचित ज्ञान करवाना। ठीक है, आगे देखिए, विराम चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग भी क्या कहलाता है, व्याकरण का एक हिस्सा होता है। भाई नॉर्मल सी बात है, व्याकरण का मतलब हो गया जो आपको सिखाए कि आपको गलतियां नहीं करनी है, आपको क्रम व्यवस्था सिखाए, तो विराम चिन्ह भी क्या होते हैं, इसी के अंदर आते हैं। आगे देखिए, उसके बाद हम देखने वाले हैं व्याकरण शिक्षण की विधियां, यानी कि जब व्याकरण को सिखाया जाता है ना तो हम किस किस तरह से व्याकरण को सिखा सकते हैं, तो उसकी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आती है आपकी आगमन विधि, उसके बाद आपकी निगमन विधि है। इंग्लिश में आगमन विधि को बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, और निगमन विधि को क्या बोलते हैं, डिडक्टिव मेथड। ठीक है, और आगमन निगमन विधि दोनों एक साथ, इसको क्या बोलेंगे, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। आगे देखिए, उसके बाद हमारी आती है समवाय विधि। अब ये क्या होती है, देन उसके बाद है भाषा संसर्ग विधि या अव्याकृत विधि। तो जो हमारा सीटेट है उसके अंदर भाषा संसर्ग विधि तो लिखा हुआ आ चुका है, अव्याकृत नहीं आया है, लेकिन हो सकता है भी आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद हम भाषा संसर्ग विधि के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम अनौपचारिक विधि, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम व्याकरणानुवाद विधि, और लास्ट में पढ़ेंगे हम सूत्र विधि। तो चलिए देखते हैं एक एक विधि के बारे में। सबसे पहले हमारी आती है आगमन विधि। आगमन विधि के बारे में मैं आपको बता चुका हूं भाई, आपके सामने चाहिए इंग्लिश की पैडागोजी में आए, चाहिए मैथ्स की पैडागोजी में आए, चाहिए साइकोलॉजी के अंदर आए। ठीक है, किसी भी पैडागोजी में आए या साइकोलॉजी में आए, मेथड्स हमेशा सेम ही होते हैं, उनका मतलब सेम होता है। ऐसा नहीं है कि भाई हिंदी में आगमन विधि का मतलब अलग निकलेगा और इंग्लिश में अलग निकलेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ सीटेट का जो एग्जाम है ना उसमें अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं और एकदम ईजी होते हैं, क्योंकि सेम चीजें हैं, वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं। देखिए, आगमन विधि क्या होती है, आगमन जो विधि है ना उसमें क्या किया जाता है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर उन उदाहरणों से सामान्य नियम बनाए जाते हैं, यानी कि जनरल रूल बनाए जाते हैं, यानी कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरल रूल की तरफ जाना। ठीक है ना, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है। ये आपके पास ये ब्लैक बोर्ड है, तो आप क्या कर रहे हो, आप क्लास में आए, आपने लेक्चर स्टार्ट किया और आने के बाद आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ नाम लिखे, जैसे आपने अमित लिख दिया, आपने सुमन लिख दिया, ठीक है, आपने सुमित लिख दिया, या आपने ताजमहल लिख दिया, या किसी नदी का नाम लिख दिया आपने, जैसे गंगा लिख दिया। तो ये सब क्या है, आपने ये सब चीजें पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखाई और लिखाने के बाद आपने बाद में बताया अब भाई ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए नाम के, और देन बाद में आपने बताया कि भाई जितने भी ये नाम है ना वो क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। तो आपने क्या किया, आपने पहले उदाहरण दिए और उसके बाद आपने सामान्य नियम बनाया। अब भाई इसके जो जो नाम है ये सारे नाम मिलकर क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। समझ गए ना आप। आगे देखिए,
जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे पहले ब्लैक बोर्ड पर आपने क्या लिखे, कुछ नाम लिख दिए, जैसे अमित हो गया, सोनम हो गया, ताजमहल हो गया, गंगा नदी हो गई, इस तरह से, ठीक है। और ये सब लिखने के बाद आपने बताया कि ये सब क्या है, ये सब संज्ञा है, ठीक है। इसे कहते हैं आगमन विधि। अब आगमन विधि के कुछ प्रॉपर्टियां हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उनको आप याद रखना। जैसे देखिए, यह विधि क्या है, यह विधि मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुसार है, यानी कि एक अच्छी विधि है। इस विधि से अगर आप बच्चों को सिखाते हो तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, जो आगमन विधि है, जो इंडक्टिव मेथड है, वो मनोवैज्ञानिक विधि है। आगे देखते हैं, छोटी कक्षाओं में व्याकरण सिखाने के लिए यह विधि सबसे अच्छी है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, छोटी कक्षाओं में व्याकरण सिखाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, आपकी आगमन विधि है, ठीक है। इस विधि में चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझ रहे हो आप भाई, नॉर्मल सी बात है। पहले आपको एग्जाम्पल दिए हैं, आपसे रियल, जो आपकी रियल लाइफ है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिए हैं, और देन उसके बाद बताया कि भाई ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, संज्ञा कहलाएंगी, यानी कि एक जर्नल रूल बना दिया, तो आपको चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आगे देखिए, व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है ये, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना आप, आगमन विधि है वो एक अच्छी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, और व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है, इसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। आगे देखिए, देन उसके बाद हमारे पास आता है निगमन विधि, यानी कि डिडक्टिव मेथड। अब डिडक्टिव मेथड क्या होता है, देखिए आप, यह जो विधि है ना, ये आगमन विधि की एकदम अपोजिट विधि है। और इसमें क्या किया जाता है, पहले आपको नियम बता दिए जाएंगे और उस नियम के बेस पर आपसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि आप उन एग्जाम्पल्स को सोल्व कर सको। जैसे देखिए, हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं। अब भाई पहले आपने बोर्ड पर क्या बताया, संज्ञा की परिभाषा बता दी। अब संज्ञा क्या होती है, ठीक है, जैसे आपने बता दिया, किसी भी जाति, व्यक्ति, स्थान, द्रव्य, गुण, भाव और क्रिया आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो पहले आपने संज्ञा की परिभाषा बता दी, और उसके बाद आपने बच्चों से पूछा, भाई अब बताओ आप, अमित क्या है, या सुमन क्या है, या फिर ताजमहल क्या है, ठीक है। आपने पहले एग्जाम्पल्स दिए, आपने पहले परिभाषा बताई, और परिभाषा बताने के बाद आप क्या पूछ रहे हो, एग्जाम्पल देखकर बच्चों से पूछ रहे हो कि ये सब चीजें क्या है। तब बच्चे बताएंगे सर ये तो संज्ञा है, ठीक है। आप समझ गए होंगे ना, यानी कि पहले आपको क्या दिए, नियम बता दिया, उसके बाद आपसे एग्जाम्पल देकर पूछा जा रहा है। आगे देखिए, इस विधि में समय और श्रम, यानी कि परिश्रम, यानी कि मेहनत कम लगता है, लेकिन यह विधि अच्छी नहीं मानी गई है, ठीक है, अच्छी नहीं मानी जाती है यह विधि, ठीक है। इस चीज को याद रखना भाई, बेशक इस विधि के अंदर समय और जो परिश्रम है ना कम लगता है, पर नॉर्मल सी बात है, आपके पास फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है तो आप आसानी से जल्दी क्वेश्चन को क्या कर दोगे, सोल्व कर दोगे। तो बेशक इसमें समय और परिश्रम कम लगता है, लेकिन यह अच्छी विधि नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को रटने पर ध्यान दिया जाता है। जैसे आपने फॉर्मूलाज को रट लिए, और रटने के बाद आपसे एग्जाम्पल दिए तो आपने उनको तुरंत कर दिया, सीधी आपने वैल्यू पुट की और आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो जो फॉर्मूला है ना, वो आया कहाँ से, वो बना कहाँ से, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो बेशक इसमें समय और परिश्रम कम लगे, लेकिन यह क्या है, यह अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है। और अगर अच्छी नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, क्या होगी, अमनोवैज्ञानिक होगी, ठीक है ना, समझ गए ना आप। आगे देखिए, उसके बाद आती है हमारी आगमन निगमन विधि, यानी कि इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, यानी कि दोनों एक साथ। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि किसने दी है, अरस्तु ने दी है। उसके बाद देखिए, दो विधियों का मिश्रण है ये, भाई नॉर्मल सी बात है, आगमन विधि अलग थी और निगमन विधि क्या थी, अलग थी। तो यानी इसमें क्या किया जाता है, जिसमें उदाहरण से नियम और नियम से उदाहरण दोनों की बात की जाती है, यानी कि दोनों को एक साथ अप्लाई किया जाता है, आगमन विधि के रूल को भी और निगमन विधि के रूल को भी, ठीक है। और यह विधि कैसी है, यह भी सिखाने की एक अच्छी विधि है। पर नॉर्मल सी बात है, अगर वो निगमन के बारे में पूछता है ना, तो यह अच्छी नहीं होती है। अगर आगमन के बारे में पूछता है तो नॉर्मल सी बात है, अच्छी है। लेकिन अगर आगमन निगमन दोनों को एक साथ लेकर पूछता है तो भी क्या होंगी, ये अच्छी ही होंगी, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद हम देखते हैं आगमन और निगमन जो विधि है ना, उसमें अंतर क्या है। देखिए आप, भाई आगमन विधि है कैसी है, मनोवैज्ञानिक विधि है, मैं बता चुका हूं आपको। जबकि निगमन क्या है, एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, सही है भाई। आगमन विधि के अंदर क्या है, समय और श्रम अधिक लगता है। क्यों, क्योंकि आप नियम खुद बनाते हो, पहले आपने एग्जाम्पल्स लिए हैं और एग्जाम्पल से आप नियम को बना रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है, आपको टाइम भी लगेगा और मेहनत भी लगेगी, ठीक है ना। तो समय और श्रम अधिक लगता है, जबकि निगमन विधि में समय और श्रम क्या होता है, कम लगता है, ठीक है।
जो आगमन विधि है वो किस पर बल दे रही है? खोज के सिद्धांत पर बल दे रही है। भाई नॉर्मल सी बात है, खोज ही होगी ना उसके अंदर। पहले आपने एग्जाम्पल्स उठाए और एग्जाम्पल्स के बारे में पहले आपने अच्छे से सोचा और उसके बाद आप किसी नियम पर पहुंच रहे हैं, किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंच रहे हैं, तो आपने एक नई चीज की खोज की है। तो आगमन विधि किस पर जोर देती है? खोज के सिद्धांत पर। लेकिन जो निगमन विधि है वो किस पर जोर देगी? रटने पर जोर देगी। आगे देखिए, जो आगमन विधि है ना, इसका अध्यापन सरल है। अध्यापन सरल क्यों है? भाई आपने पहले एग्जाम्पल्स उठाए हैं तो बच्चों के दिमाग में वो एग्जाम्पल सेट हो गए, तो अब वो कोई निष्कर्ष पर पहुंचेंगे ना, तो उनके लिए पहुंचना कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। उनके कंसेप्ट क्या है, माइंड में क्लियर हो जाते हैं, और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो वो चीज़ हमें अपने आप ही आसान लगने लगती है। ठीक है, तो इसलिए इसका अध्यापन क्या है? सरल है। जबकि जो निगमन विधि है उसका अध्यापन क्या है? कठिन है। इस चीज को आप याद रखना। देखिए आगे, जो आगमन विधि है वो होती है आपकी उदाहरण से नियम की ओर। याद मैं बता चुका हूं आपको, पहले उदाहरण दिए जाएंगे और उनसे आप कहां पे पहुंचोगे? एक नियम के ऊपर पहुंचोगे। जबकि जो आपकी निगमन विधि है ना, वो होती है आपकी नियम से उदाहरण की ओर। यानी कि पहले आपको नियम बता दिया जाएगा, फॉर्मूला बता दिया जाएगा और फिर आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये होती है आपकी विशिष्ट से सामान्य की ओर। यानी कि आगमन विधि होती है आपकी विशिष्ट से सामान्य की ओर। कैसे याद रखना है भाई? विशिष्ट का मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक टू जनरल रूल, आप आगे रूल और लगा लेना तो आपको याद हो जाएगा। अब भैया जब आप स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरल रूल की तरफ पहुंचते हैं ना, तो आपकी आगमन विधि होती है। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? निगमन में सामान्य से आप कहां जा रहे हो? विशिष्ट की ओर जा रहे हो। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, जो आगमन विधि है उसमें प्रत्यक्ष से आप प्रमाण की ओर जाते हो। पर नॉर्मल सी बात है, आपका नाम है, आपके लिए प्रत्यक्ष है ना। आपको पता है आपका नाम क्या है, अमित है, सुमित है, जो भी है। ठीक है, आपको पता है इस चीज के बारे में। आपके पास ताजमहल का एग्जाम्पल दिया, आप ताजमहल के बारे में भी जानते हो। ठीक है ना, तो आपके सामने क्या है? प्रत्यक्ष है। और आपको क्या नहीं पता? आपको ये नहीं पता आप इन चीजों को संज्ञा बोलते हैं, तो वो आपके लिए क्या है? एक प्रमाण हो गया। तो आपने प्रत्यक्ष से किस साइड गया? प्रमाण की तरफ गए। यानी कि आपको ज्ञात से अज्ञात की तरफ गए हो। जो चीज आपको पता थी ना, उससे जो आपको नहीं पता आप उस साइड गए हो। ठीक है ना, तो ये होता है आगमन के अंदर। निगमन में क्या होता है? अपोजिट हो जाएगा, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, आगे देखिए, जो आगमन विधि है वो आपकी मूर्त से अमूर्त की तरफ होती है। देखिए एकदम इजी है, सिर्फ और सिर्फ चीजों को अच्छे से रिवाइज करो और याद करो। अब आप खुद बताइए, मूर्त का मतलब क्या होता है? कोई चीज आपके सामने हो, वही होती है ना मूर्त। तो नॉर्मल सी बात है, आपका नाम है, आपको पता है इस चीज के बारे में कि आपका नाम है, आपके लिए वो मूर्त है। ठीक है, और आप किस साइड गए हो आपको ये नहीं पता था। आपके नाम को संज्ञा बोलते हैं, तो आपके नाम से आप संज्ञा की तरफ जा रहे हो, यानी कि मूर्त से अमूर्त की तरफ जा रहे हो। तो याद रखना इस चीज को, जो मैं बोल रहा हूं ना, ये ट्रिक है याद करने की। आप इसी तरीके से चीजों को माइंड में रखना, इजी रहेगा आपके लिए याद करना। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की तरफ। इसी तरह जो निगमन विधि है उसमें अपोजिट हो जाएगा, अमूर्त से मूर्त की तरफ। आगे देखिए, जो आगमन विधि है ना, वो होती है आपके स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, और जो निगमन विधि है वो आपकी होती है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, एकदम अपोजिट हो जाएगी। इसका मतलब भी मूर्त से अमूर्त या प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ ही है। ठीक है, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। आगे देखिए, जो आगमन विधि है वो होती है आपकी ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये चीज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। भाई आपका जो नाम है या ताजमहल है, ये सब चीजें आपके लिए ज्ञात हैं, आपको इन सब चीजों के बारे में पता है। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये सारी चीजें अगर मिला दी जाए ना, तो ये क्या कहलाएंगी? ये संज्ञा कहलाएंगी। ठीक है, ये आपको नहीं पता था। यानी कि आप कहाँ गए? आप ज्ञात चीजों से अज्ञात की तरफ जा रहे हो। यानी कि जो आपको पता था ना, वहां से आपने स्टार्ट किया, और जो आपको नहीं पता ना, आप एक नया रूल बनाने के लिए जा रहे हो। जो आपको नहीं पता है आप उस साइड जा रहे हो। तो ये कहलाती है आपकी आगमन विधि। ठीक है, और निगमन विधि में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, भाई अज्ञात से ज्ञात की ओर। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारी विधि आती है समवाय विधि। ठीक है, समवाय। समवाय का मतलब होता है, सम का मतलब क्या होता है? साथ। अब देखिए, देखते हैं हम इस विधि में पाठ्य पुस्तक के पाठों का प्रयोग करके ही व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए मैं समझाता हूं आपको, आप आगे अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, यानी कि जब आप किसी पाठ को पढ़ा रहे हो ना, तो उस दौरान
अगर कोई व्याकरण का नियम आता है बीच में, ठीक है, तो आप उसी समय उस नियम के बारे में बता देते हैं। यह कहलाती है समवाय विधि। यानी कि आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, और उसमें आ गया आपका विराम चिन्ह आ गया, अल्प विराम आ गया, तो आपने उसी टाइम अल्प विराम के बारे में बताया। अब भाई अल्प विराम क्यों लगाया जाता है और इसका क्या यूज है, ठीक है, तो आपने अल्प विराम के बारे में वहीं पे बता दिया। तो ये कहलाती है आपकी समवाय विधि। यानी कि जब आप पाठ पढ़ा रहे हो ना, उसी दौरान अगर कोई वर्ड आपके सामने आता है, कोई व्याकरण का कंसेप्ट आपके सामने आता है, तो आप उसको उसी टाइम समझा देते हो। ये कहलाती है आपकी समवाय विधि। जैसे देखिए, जैसा कि विराम चिन्ह आ गया, तो आपने उसी समय उसका क्या बता दिया, प्रयोग बता दिया कि भाई ये इस तरह से यूज होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब इस विधि में एक कमी है, और वो कमी क्या है, पर नॉर्मल सी बात है, आपके सामने एग्जाम्पल आया विराम चिन्ह का, जब आप पाठ पढ़ा रहे थे तो आपने विराम चिन्ह के बारे में बता दिया। अब विराम चिन्ह के अंदर भी काफी होते हैं, उसके जो टाइप्स हैं, ठीक है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या आया था, एक अल्प विराम आया था, तो आपने सिर्फ अल्प विराम के बारे में बता दिया और वहीं पे टॉपिक खत्म, ठीक है ना। आपने वहीं पे बता दिया और वहीं पे बात वहीं की वहीं रह गई, लेकिन एक्चुअल में आपने विराम चिन्ह के बारे में कंप्लीट डिटेल तो नहीं बताई ना। तो ये वही चीज बोल रहा है। अगर भाई इस विधि में क्या कमी है ना, बच्चों को जो ज्ञान मिलता है ना, वह लगातार नहीं मिलता है। वो क्या नहीं मिलता, वो कंप्लीट नहीं मिलता, ठीक है, कंप्लीट ज्ञान नहीं मिल पाता। यानी कि जैसे विराम चिन्ह आया तो आपने क्या किया, सिर्फ विराम चिन्ह के बारे में थोड़ा सा बता दिया बस, ठीक है, आपने विराम चिन्ह जो टॉपिक है उसकी पूरी व्याख्या नहीं कर पाए आप। तो इस वजह से इसकी ये कमी रह गई। अब भाई जो समवाय मेथड है उसकी ये क्या है, कमी है। आगे देखिए, उसके बाद हमारे पास आती है अव्याकृत या फिर भाषा संसर्ग विधि। ये आपके ऑप्शंस के अंदर आ चुका है कि भाई भाषा संसर्ग विधि क्या होती है, ठीक है। अव्याकृत तो अभी नहीं पूछा है, हो सकता है ये भी पूछ ले। अब इसका मतलब क्या होता है, आप देखिए, जो संसर्ग है ना, संसर्ग का मतलब होता है साथ साथ। अब भाषा संसर्ग का मतलब क्या हो गया, भाषा के साथ साथ। देखिए अब आगे आप, इसमें भाषा के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान दे दिया जाता है। अब कैसे देते हैं, देखिए आप, यह सीखने की क्या है, एक व्यवहारिक विधि है। यह मातृभाषा की तरह सीखी जाती है, यानी बच्चा सुनकर सीखता है, इसलिए क्या है, व्यवहारिक विधि है। इसमें किस पर बल दिया जाता है, अभ्यास पर बल दिया जाता है। आप इस चीज को याद रखना, अब जो भाषा संसर्ग विधि है ना, इसका संबंध आपकी मातृभाषा से है। बस एक ये लाइन याद रख लेना आप। अब आप मातृभाषा कैसे सीखते हो, आपको कोई सिखाता है? जब आप पैदा हुए, पैदा होने के बाद आपने जब बोलना स्टार्ट किया तो आपकी क्लास लगी थी क्या, अगर भाई हमें इस तरह से बोलना है या इस तरह से हम भाषा का यूज करेंगे? नहीं की ना। आपने क्या किया, आपने सिर्फ और सिर्फ नेचुरली उस चीज को सुना, और बच्चा नेचुरल उस चीज को सुनता ही है, और सुनने के बाद क्या कर लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है अपने आप। हम यहाँ पे हमने क्या बताया था, भाषा क्या है, अर्जन का विषय है। भाषा को अर्जित किया जाता है, सीखा नहीं जाता है। और यह बात किसने बोली थी, चोम्स्की ने बोली थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो भाषा संसर्ग जो विधि है वो इसी बारे में बात करती है। क्या कहती है, अगर जो भाषा है ना वो कैसे सीखी जाएगी, संदर्भों में सीखी जाएगी, साथ की साथ सीखी जाएगी, इसकी अलग से कोई क्लास नहीं लगेगी, और इसलिए इसको व्यवहारिक बोला गया है, नेचुरल प्रोसेस है ये। आगे देखिए, अब इसकी भी एक कमी क्या है, इसकी भी एक कमी रह गई। क्या कमी रह गई, इसकी एक कमी यह है कि अगर बच्चा सुनकर व्यवहारिक तरीके से सीख रहा है ना, तो वह सुनकर व्याकरण के गलत नियम भी बना सकता है। समझ रहे हो आप, आई थिंक समझ गए होंगे। पर नॉर्मल सी बात है, जब बच्चा भाषा को सुनकर सीख रहा है, तो अगर कोई इंसान उसके सामने गलत भाषा का यूज करता है या गलत सेंटेंसेस यूज करता है, वो क्रम को सही तरीके से नहीं लगाता है, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, उसी तरीके से बच्चा सीखेगा, क्योंकि बच्चा सुनकर ही सीखता है। ये चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं स्कूल जाता हूं, अब मैं बच्चे के सामने इस वर्ड को यूज करूंगा, भाई मैं स्कूल जा रहा हूं या मैं स्कूल जाता हूं, मैं इसी चीज को बार बार बोल रहा हूं बच्चे के सामने, तो ऑटोमेटिक बच्चा है ना इसी चीज को सीखेगा। अगर मैं स्कूल जाता हूं, अब अगर मैं बोलने लग जाऊं ना, मैं स्कूल जाता हूं की बजाय मैं बोलूं मैं जाता स्कूल हूं, मैं जाता स्कूल हूं, तो बच्चा इसी चीज को सीखेगा। तो इसलिए बोला गया है कि इसकी एक कमी ये है, अगर यहाँ पे जो व्याकरण है ना वो बच्चे व्यवहारिक तरीके से सीखते हैं, लेकिन अगर बच्चे के सामने किसी ने गलत यूज किया है तो बच्चे उस गलत नियम को भी सीख लेंगे। तो यह क्या है, इसकी एक कमी है। आगे देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि जो व्याकरण है ना वो संदर्भों से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। यानी कि संदर्भों का मतलब क्या है, रियल लाइफ से जोड़कर, एट ए प्रेजेंट सिचुएशन के साथ जोड़कर, ठीक है। आगे देखिए,
उसके बाद हमारी आती है अनौपचारिक विधि। भाई औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में मैं आपको काफी बार बता चुका। औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है। औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल। औपचारिक का मतलब बता रहा हूं मैं, ठीक है। औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल, यानी कि जब आप फॉर्मेलिटी करते हो, किसी चीज की पूरी प्लानिंग करते हो, नियम के साथ चीजों को करते हो। जैसे आपको व्याकरण सिखाया जा रहा है तो उसके लिए आप प्रॉपर क्लास में जा रहे हो, प्रॉपर स्कूल में जा रहे हो और एक क्लास में बैठकर आप सीख रहे हो उस चीज को। एक जो अध्यापक है, जो टीचर है, वो आपको सिखा रहा है। तो ये हो गई आपकी औपचारिक विधि, ठीक है। और जो अनौपचारिक विधि है वो इसकी एकदम अपोजिट है। उसमें क्या होता है देखिए, यानी कि व्याकरण का कोई औपचारिक अध्यापन नहीं होता है, यानी कि आपको कोई क्लास में या कक्षा में टीचर नहीं पढ़ाएगा। ये होती है आपकी अनौपचारिक विधि, यानी कि किसी कक्षा में बैठाकर नियम बताकर अध्यापन नहीं करवाया जाएगा, किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं की जाएगी, ठीक है। इसमें कैसे सिखाया जाएगा फिर? इसमें व्याकरण को संभाषण के दौरान ही समझाया जाता है। अब संभाषण क्या होता है? संभाषण का मतलब अर्थ होता है आपका बातचीत करना, यानी कि वार्तालाप करना, ठीक है। बातचीत या वार्तालाप। तो यानी कि इसमें माना जाता है कि जो व्याकरण है ना, वो आपको बातचीत के दौरान या वार्तालाप के दौरान ही बता दी जाती है, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी अनौपचारिक विधि, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अनौपचारिक विधि क्या है? जिसके अंदर कोई भी नियम नहीं होता है, आपकी अलग से कोई क्लासेस नहीं लगेंगे, आप नेचुरल तरीके से सीखोगे संभाषण के दौरान ही, यानी बातचीत या वार्तालाप के दौरान ही। आगे देखिए, उसके बाद हमारे पास आती है व्याकरण अनुवाद विधि, यानी कि व्याकरण का अनुवाद, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम है उसको हम भंडारकर विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भंडारकर विधि। तो आपके पास ये आ सकता है, ठीक है। अब व्याकरण अनुवाद विधि क्या है मैंने बता दिया आपको। अगर आप इसका डेफिनेशन भी देखोगे ना या नाम भी देखोगे ना, उससे भी आपको पता चल जाएगा इस विधि में क्या किया जाता है। इस विधि में व्याकरण और उसके अनुवाद पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। और इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके जो प्रवर्तक थे उसका नाम था श्री रामकृष्ण भंडारकर, और इसलिए इस विधि का नाम क्या पड़ा? भंडारकर विधि पड़ा। आगे देखिए, उसके बाद हमारे पास आती है सूत्र विधि, ठीक है। क्या आती है? सूत्र विधि। अब सूत्र विधि से आप समझ गए होंगे, पर नॉर्मल सी बात है, किसी फॉर्मूला के बारे में बात हो रही है, सूत्र के बारे में बात हो रही है, ठीक है। देखिए, यह विधि व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि है, और जो कहां से आई है? संस्कृत से आई है, संस्कृत भाषा से आई है सूत्र विधि, ठीक है। आगे देखिए, इसमें सामान्य से विशेष की ओर जाने की बात की जाती है, या सामान्य से विशेष की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब आप खुद बताइए मेरे को, मैंने अभी स्टार्टिंग के अंदर क्या बोला कि यह प्राचीन विधि है और संस्कृत की विधि है, और यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? किसी फॉर्मूला के बारे में बात की जा रही है। और फॉर्मूला का रिलेशन मैंने किससे बताया था? आपकी निगमन विधि से बताया था, ठीक है। फॉर्मूला का रिलेशन यानी कि आपको पहले फॉर्मूला बताया जाएगा और फिर आपको क्या दिए जाएंगे? एग्जाम्पल दिए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, आप खुद देखिए, जो सूत्र विधि है ये भी सामान्य से विशेष की ओर जा रही है। सामान्य का मतलब हो गया आपके जनरल रूल्स से, और स्पेसिफिक एग्जाम्पल की तरफ जा रही है, यानी कि निगमन विधि का हिस्सा है ये। मैंने आपके सामने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो सूत्र विधि है किसका हिस्सा है? निगमन विधि का हिस्सा है। देखिए, यानी कि पहले आपको कोई सूत्र या फॉर्मूला बता दिया जाएगा और फिर आप क्या करोगे? उससे संबंधित एग्जाम्पल्स को सोल्व करोगे, ठीक है। इसलिए बोलता हूं, चीजों को रटो मत, चीजों को समझकर पढ़ो, ठीक है। आगे देखिए, मैंने एक नोट लिखा है, अब आप इस नोट को समझिए। अब इस नोट का मतलब क्या है? देखिए, एक तो है प्रयोग विधि या प्रयोग प्रणाली, प्रयोग तरीका, और एक होता है आपका सहयोग प्रणाली या फिर सहयोग तरीका, ठीक है। इनका संबंध आपकी आगमन विधि से है, ये याद रखना आप, ठीक है। प्रयोग विधि और सहयोग विधि याद करने का तरीका सुनिए आप। पर प्रयोग यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, आप करके सीख रहे हो, आप प्रयोग कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो अच्छी चीज है ना। तो किससे रिलेटेड होगा? आगमन विधि से। क्यों? क्योंकि आगमन विधि भी एक अच्छी विधि है। सहयोग है तो किसी की सहयोग करना, किसी की हेल्प करना क्या होता है? एक अच्छी बात होती है ना। तो इसका संबंध भी किससे होगा? आपकी आगमन विधि से होगा। ये मैंने इनका जो डेफिनेशन है वो नहीं बताई, मैंने इनको याद करने का तरीका बताया है। अगर आप कैसे याद रखोगे, बाई चांस आपसे हो सकता है पूछा जा सकता है। अगर जो प्रयोग विधि है उसका रिलेशन किससे है? आपकी आगमन विधि से है। सहयोग प्रणाली है, उसका संबंध किससे है? आपकी आगमन विधि के साथ है, ठीक है। आगे देखिए, सूत्र प्रणाली, ये मैंने अभी अभी आपको बताई थी। भाई, सूत्र प्रणाली हो या पाठ्य पुस्तक प्रणाली हो, और पाठ्य पुस्तक जो प्रणाली है ना, उसका एक और नाम होता है सुग्गा प्रणाली। इस चीज को याद रखना। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपके एस्टेट में, रिट में, इन सब चीजों में पूछे जाते हैं।
सीटेट में तो फैक्चुअल पूछे नहीं जाते अब तक, तो हो सकता है पूछ ले, तो कम से कम आपको पता तो होना चाहिए ना। अगर जो पाठ्य पुस्तक प्रणाली है उसका नाम है सुग्गा प्रणाली और सूत्र प्रणाली, ये दोनों होती हैं निगमन प्रणाली के भाग या निगमन विधि के भाग, ठीक है। सूत्र प्रणाली के बारे में तो मैंने आपको अभी भी बताया था, फॉर्मूला, और फॉर्मूला का रिलेशन किससे होता है? आपके निगमन विधि से, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आगे देखिए, अब आदर्श में व्याकरण को हमेशा संदर्भों से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, यानी कि रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाइए। सही बात है भाई, नॉर्मल सी बात है, आप अच्छी चीजें हैं ना, बस उनको याद रखना है। आगे देखिए, इससे क्या होगा? बच्चों के शब्द भंडार को विकसित करना है, इससे बच्चों का जो शब्द भंडार है ना वो विकसित होगा, और जब शब्द भंडार विकसित होता है ना तो बच्चे हर चीज का अच्छे से यूज कर पाते हैं, अपना इंप्रेशन अच्छे से जमा सकते हैं वो दूसरों के सामने। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से बात करेंगे, नए नए वर्ड्स का यूज करेंगे बात करते समय, ठीक है। तो इससे हेल्प मिलती है। ओके, आगे देखिए, प्रसंग के अनुसार बच्चों को अर्थ निकालना सिखाना है, यानी कि जो सिचुएशन है ना, जो आपके सामने सिचुएशन है, स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग आपको उन वर्ड्स को क्या पता होना चाहिए, मतलब निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए, बच्चों को शब्दकोश का प्रयोग सिखाना है। शब्दकोश का मतलब क्या है? आपकी डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी से आपका शब्दकोश, ठीक है। तो आपको बच्चों को क्या सिखाना है? शब्दकोश का प्रयोग सिखाना है। क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ने पर बच्चे क्या कर सकें, उसका प्रयोग कर सकें, ठीक है। तो भाई आज के सेशन में इतना ही था। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको बार बार वीडियो को रिवाइज करना है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना और वहां से पीडीएफ निकाल के सामने अपनी पीडीएफ रख लो, ठीक है। और बार बार इन वीडियोस को देखो, आपके माइंड में चीज़ें वैसे ही सेट हो जाएंगी और इतने अच्छे से सेट हो जाएंगी। उसके बाद जब आप पीडीएफ को उठाओगे ना या नोट्स को उठाओगे ना, तो नॉर्मल सी बात है, आप 10 से 15 मिनट में सब कुछ रिवाइज कर लोगे, ठीक है ना। रिवीजन का ये फायदा होता है, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस टाइम पर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।